बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे छोटे नन्हे मुन्ने, उनके मम्मी पापा, वो तमाम सारे लोग जो देश के कोने कोने से हाजिर होते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यकीनन बातचीत के सिलसिले से जुड़ने के लिए और देखने के लिए कि आखिर भैया जी कहीं में होता कहां है, कहां से आना हुआ आपका। जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां से आए हैं आप? पंजाब से। पंजाब में कहां से? नांगल से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कहां से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल देखिए, गजब। की नाम? सुभाषिष हलदार। सुभाषिष हलदाর। তো দাদা কি চলছে ওখানে বাঙ্গাল মে? বেঙ্গল দিকে কি চলছে? বাঙ্গালে এখন দিদির টেনশন চলছে এসে। मैंने पूछा कि बंगाल में दादा क्या चल रहा है आजकल। बांग्ला तो समझ में आती होगी, थोड़ी थोड़ी तो आ जाती। बड़ी अच्छी भाषा, बड़ी मधुर भाषा है, बड़ी मीठी है। तो मैंने पूछा कि बंगाल में क्या चल रहा है दादा, तो हलदरदा बोले कि टेंशन चल रहा है और दीदी को थोड़ा टेंशन है। की बात की रकम का टेंशन की रकम? এসআর में অলরেডি जो है বাংলায় বলে দাদা। এসআর এখনো পর্যন্ত যা অবস্থা, লক্ষ লক্ষ থেকে এখন কোটিতে চলে গেছে। এখন সেই ভোটগুলো যে গেছে, এখন দিদি রাতের ঘুম চলে গেছে। अब ये नहीं समझ में आया होगा आपको, नहीं आया होगा, ये मुझे समझ में आया। सुनो, मुझे तो समझ में आ गया लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं जरूर बता दूंगा। मुझे थोड़ी बहुत बांग्ला समझ में आती है जी, क्योंकि मुझे बंगाल जाना भी है अभी। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी कश्मीर में आती, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं, आप कश्मीर से हैं? है नहीं? कहां से हैं आप? श्रीनगर से। श्रीनगर से। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको यहाँ पे शो में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप सारे परिवार के साथ आए, बहुत बहुत। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है नजीर अहमद वानी। नजीर अहमद वानी। दोनों को पकड़ के किनारे रख ले जाऊंगा, भाई से पूछो। बेवकूफ कहीं का। बहुत बहुत शुक्रिया। दादा ने बोला कि जो लोग जा रहे हैं बंगाल बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को, दीदी को दिक्कत हो रही है, टेंशन हो रही है। एसआईआर चल रहा, वो कहने एसआईआर चल ना दादा। तो एसआईआर की वजह से जो लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में वहां पे दीदी को बहुत टेंशन है। मैं आ रहा हूं। लेकिन ये मुद्दे तो हैं, लेकिन उससे बड़े कई मुद्दे हैं जिन पे बातचीत जरूरी है। यकीनन आज तो बातचीत इसी पर होगी या दाएं बाएं होगी। हाँ मुझे मालूम है बेटा, मेरे कान में पड़ गया अरावली, है ना, मेरे कान में पड़ गया अरावली। यकीनन नहीं, बिल्कुल जरूरी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से भी बहुत जरूरी है जितना रहना पर्यावरण है। और मुझे एक बात की बेहद खुशी है, लगभग 27 बरस से मैं ये शो करता हूं, इस तरह का शो। लेकिन इस तरह के शो को अगर मैं मानूं तो 2006 से मानता हूं मैं, कि 2006 से और 7 से मैंने इस तरह के मुद्दे शुरू किए, इस तरह का शो। और तब मैं यमुना, बाबूजी सुन लीजिए, बाबूजी सुन लीजिए, आप तो बूढ़ा तोता हो गए, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए बात कर लेने दीजिए। जब मैं 2006 में बात करता था यमुना नदी पे, तो शायद इक्के दुक्के लोग आते थे नदी पे बात करने के लिए, बहुत कम। हालांकि आंदोलन होते थे, पानी पर बहुत सारी चर्चा होती थी, लेकिन बात करने के लिए बहुत कम लोग आते थे। तो मैंने सोचा कि यमुना के घाट पर शो करने चाहिए, और मैंने यमुना के घाट पर शो, मैंने ये कहा कि घाट पर जब लोग आएंगे तो लोग इस नाते वहां नदी को भी देखेंगे, यमुना को भी देखेंगे। लेकिन आज मुझे एक नवयुवक, किसे बोला था कि अरावली पे बात होनी चाहिए? जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमन शुक्ला है, मैं प्रयागराज से हूँ। जी बोलिए। सर अभी तो जीने जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, 3 ऐसे मूलभूत चीजें हैं जो एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए जरूरी है। क्या क्या चीजें? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। अभी मैं देख रहा हूँ गोरखपुर में चना मिलावटी, सरकार ने आंकड़ा दे दिया कि भाई अंडे सारे मिलावटी आ रहे हैं। आप जो रोटी तोड़ रहे हैं वो भी मिलावटी है। देखिए दोनों चीजें बताइएगा, अंडे मिलावटी, लेकिन क्लैरिफिकेशन वहां से भी है। लेकिन आप अपनी बात शुद्ध रूप से बोलिए, उसमें कोई मिलावट मत करिए। मैं हाँ चीजों पे मिलावट हो रही, लेकिन आप शुद्ध रूप से अपनी बात पे बोलिए। हाँ जी। शुद्ध रूप यही है कि क्या कांग्रेसी क्या भाजपाई, सभी को इस मुद्दे पर बोलना होगा। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, शुद्ध हवा किसको नहीं चाहिए?
शुद्ध पानी किसे नहीं चाहिए, शुद्ध भोजन किसे नहीं चाहिए। और वर्तमान जो विकास का मॉडल है, जब से आजाद भारत हुआ और आज तक हम जिस नाव में बैठे हैं वो नाव ही जड़ है। फिर आपको विचार करना होगा, विकास का मॉडल ही हमारा गड़बड़ है। जब तक प्रकृति केंद्रित विकास की बातें नहीं होंगी, जब तक प्रकृति केंद्रित व्यवस्था की बात नहीं होगी, जब तक प्रकृति संवाद नहीं होगा, जब तक प्रकृति बोध नहीं होगा, जब तक युवाओं में यमुना के और गंगा के और ब्रह्मपुत्र के प्रति प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक ये समस्याएं आपके सामने मंडराती रहेंगी। पूरे भारत की यात्रा कर लीजिए, मैंने किया यात्रा और ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल से केवल 10 किलोमीटर तक शुद्ध बची हो तो आप कह सकते हैं, बाकी सारी नदियों का पानी आप उठाकर अपने हाथ से पी नहीं सकते। किसी को पर आरोप नहीं लगाना है कि ये सरकार गलत है या वो गलत है, हमारी व्यवस्था ही गलत हो गई है। आज सभी व्यक्ति जूझ रहे हैं, हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से चिंतित है, सबके शरीर में तनाव, शरीर में कष्ट है रोगों के कारण, मन में तनाव है इस व्यवस्था के कारण। करिएगा क्या भाई, हर व्यक्ति सुसाइड की ओर जा रहा है। आपका व्यवस्था सुपर फ्लॉप व्यवस्था हो गया है यहां। राइट। और कॉन्ट्रडिक्शन देखिए दादा, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि ये वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा प्रकृति के बारे में सोचा, जिसका पहला मंत्र ऋग्वेद की पहली ऋचा अगर होगी, ऋचा उसे कहते हैं समझ लो जैसे श्लोक, वो पहला श्लोक अगर कुरान शरीफ के मार्फत बात करें तो आयत, तो वो पहली अगर ऋचा होगी तो वो प्रकृति को समर्पित होगी। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हम कहां से चले, कैसे चले, उन मूलभूत तत्वों को सोचना होगा। एक ऋषि है, एक ऋचा उसके नाम पर समर्पित, या वो समर्पित करता है एक ऋचा राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को। लेकिन हमको यकीनन, मैं बहुत अच्छा बोला, क्या नाम है आपका भाई साहब? अमन शुक्ला, प्रयागराज से। प्रयागराज का आदमी ही चिंतन कर सकता है। वो आप तो ऐसी जगह के हैं, दो नदी तो दिखती है, तीसरी नदी आप बताते हैं, हम लोग मानते हैं। मानना पड़ेगा। अरे हाँ, मान भैया, इलाहाबाद का आदमी है तो कह देता, हम मान लेते हैं। दिखता नहीं है, नदी दिखती नहीं है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि वो अंतस है, वो अंदर बह रही है, वो ज्ञान है। यकीनन ये मुल्क वैसा ही है और इसमें यही चिंतन हुआ। लेकिन उसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, कितना विरोधाभास है, हो गया है। स्थितियां कैसी हो गई कि हमको प्रकृति पे, प्रकृति प्रेम पर, प्रकृति को पूरा जीवन समर्पण, अरण्यक लिखे गए जिस देश में, उस देश में आज प्रकृति की ये स्थिति है जिसमें हम चर्चा के लिए अरावली की बात करी थी आपने। यकीनन सरकार का एक क्लैरिफिकेशन है, हम सारे लोग चिंतित हैं, हम सारे लोग जानना चाहते हैं। सरकार ने भी कहा है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि 1 इंच भी बदलाव नहीं होगा। हम सारे लोग यकीन कर रहे हैं। समय समय पर इस बात सिर्फ अरावली की नहीं है, अपने आसपास के जीवन की भी है और जीवन को जरूर उठाना चाहिए, जीवन पर जरूर चिंतित होना चाहिए। कहां से आए आप कहां से आए? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या नाम है साहब? श्याम सुंदर कोहली है जी। श्याम सुंदर कोहली जी, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी तो रिटायर हूँ। रिटायर हो गए? आगे आइए ना सर थोड़ा। हाँ जी। सर रिटायर हूँ मैं जी। रिटायर है? कहाँ से रिटायर हुए? सर अपना प्राइवेट काम था। प्राइवेट काम था, अब रिटायर हो गए। बच्चे सब सेटल हो गए? बिल्कुल सेट, टनाटन से। सर समाज अब टनाटन हो गया तो अब समाज के लिए टनाटन करिए अब आप। सर कर रहे हैं और देख रहे हैं, तभी आज मैं 5वीं छठी बार आपके पास आया हूँ जी। जी बिल्कुल, मैम मेरे पास आए या ना आए, आपको फोटो देखते हैं वहाँ पर टीवी में, लेकिन आज टाइम मैंने कहा निकालना है और सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अगर श्रीनगर में रहते हैं, मैं जो आज चिल्ला की, हाँ चिल्ले कलान का शुरुआत हुई, आज पहला दिन था, कल पहला दिन था, कल पहला दिन था, बर्फ गिरी और बड़ा शुभ माना जाता है कि अगर चिल्ले कलान में पहले दिन बर्फ गिर जाए तो बर्फ गिरने की आगे अच्छी ये रहती है, क्योंकि जन्नत है कश्मीर हमारा, इस देश का, इस दुनिया का। ऑफ कोर्स इसमें यकीनन हम ही हस्तो जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं, जन्नत है वो। लेकिन सवाल ये, जन्नत को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ यही नहीं, जंगल हमारे लंग्स हैं, तो वो जंगलों को क्या हो रहा है, पर्यावरण पे क्या हो रहा है, ये मौसम, ये फिजा, ये सब आप हम सारे लोग जानते हैं। चिंतित है ना आप भी? बाबूजी इधर देखिए मेरी तरफ, चिंतित है ना? क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, मैं बस ये कह रहा था आपसे कोहली साहब कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा चिंतक थोड़ी ना हूँ। मैं तो की बात नहीं है, मैं ये सिर्फ मेरा मोहल्ला ये होता है
बोल नहीं सकते गुस्सा इस बार। नहीं वो तो अच्छी बात है। रुको यार कम से कम बात तो कर लें दो मुझे। कोहली साहब आए हैं 4 बार 5 बार, एक बार तो बात कर ले कम से कम। आज ही बात हो रही है जी। हम तो पहली बार आए हैं। कई लोग 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम देखने क्या नाम है भैया? फरीदाबाद चंद्रपाल किरण। चंद्रपाल किरण जी, तो यहाँ तो कई लोग पिछली जन्म से भी यहाँ आ रहे हैं। कि मौका लग जाए एक बार। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि सब लोग सशरीर खड़े हैं, यहाँ पे कुछ आत्माएं भी खड़ी हैं, तो इसकी चिंता ना करो तुम। मैं कोहली साहब ये कह रहा था कि मोहल्ले जो हैं उनमें समितियां बनाइए, छोटी छोटी। ये सी बात इनके लिए नहीं कह रहा हूं, आप सबके लिए कह रहा हूं। छोटी छोटी समितियां बनाइए, उसमें विचार करिए कि कोई अमृतसर से है, कोई पंजाब से आया उधर, वहां पे विचार करने की जरूरत है कैसे क्या करें। हम सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे प्रोफेसर आते हैं, बहुत सारे विचारक आते हैं, नेता भी आते हैं। आप कहाँ से आए सर? जी मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई में सर। कहाँ कैसे? जी यहाँ पर बिजनेस टूर पे आए थे। बिजनेस टूर पे आए हैं, जरूर सर। मैं जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी अभी फिलहाल तो अब आपका जो बात अभी सर ने जो रखा वही स्वस्थ पर्यावरण की और साफ भोजन, साफ पानी और ये जो चीजें हैं, ये मूलभूत सुविधाएं और चाहिए, हर इंसान को चाहिए भी, और साथ साथ कर्तव्य भी बनना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? आगे आइए जी। Hello all of you, myself Anjali. I am a student of social sciences. I want to just ask one कहाँ से हैं आप? myself from UP only, but यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर से, तो बगल में ही है। हिंदी बहुत अच्छी बोल सकती हैं आप। अब बिल्कुल बगल में भैया। ये तो ये छलांग लगा खुर्जा, और खुर्जा के बगल में अपना बुलंदशहर, और खुर्जा हाँ अयोध्या वाले। मैं आ रहा हूँ, धनुष तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं भैया आराम से रहना, मैं आ रहा हूँ। पिनाक तोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल जरूर के रहना, संभले रहना। और ये सारे मेहमान आज आए हैं और बातचीत का सिलसिला भी रोज शुरू करेंगे, लेकिन कहाँ बात कहाँ चली गई तो मुझे बहुत बढ़िया शुक्ला। पूरी डिबेट तुमने मोड़ दी मेरी, हैं यार? तुम बड़े गजब आदमी हो, हैं? पूरी डिबेट मोड़ दी मेरी तुमने। हाँ बोलो। तो मैं इंग्लिश में इसलिए बोली थी जैसे कि वहाँ वेस्ट बंगाल से सर आए हुए हैं और देशों, मतलब और स्टेट से सर आए हुए हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम बोलो, अंग्रेजी में बोलो। नहीं मैं हिंदी में बोलूंगी। हाँ। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। ग्रोथ लेड डेवलपमेंट, हुज ग्रोथ हुज डेवलपमेंट? क्योंकि इस लाइक विच सेक्टर, एनवायरमेंट, फूड, पॉल्यूशन, किसका डेवलपमेंट हो रहा है, किसका ग्रोथ हो रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे ये पूछना है। जी एक मिनट आराम से बेटा। ये टिप्पणियां मत करो। बड़ी गंभीर बात कह रही है, बड़ी गंभीर बात कह रही है। तुम्हें गर्व होगा कि तुम ऐसे समय में पैदा हुए जब ये मौजूद थी। हाँ जी। हाँ। मेरे को ये पूछना है, क्या इंडिया के सिटीजन का, इंडिया के बिजनेसमैन का, इंडिया के पॉलिटिशियन का, XYZ कोई भी आपका पॉलिटिशियन, किसका ग्रोथ हो रहा है? हम लोगों का, किसका? मुझे सबसे बस यही। मैं ये तमाम सारे दायरे हैं, एक सामाजिक दायरा है, एक इंडस्ट्री का ग्राफ है, एक हमारे देश का विकास का है। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए जनाब अली। इन सब तमाम सारे मुद्दों पे बात, तुमने सवाल जब उठाया ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग खड़े नहीं है तुम्हारे सवाल को नहीं समझे, बहुत सारे लोग तुम्हारे सवाल को समझे। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ सवाल भर छोड़ देना, अभी मेरा ही भाषण चल रहा, कुछ छूटा नहीं तुम्हारा, सवाल को छोड़ देना भी अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि कोई ना कोई तो इसमें मौजूद होगा जिसके पास ये बात जाएगी, वो उस बात को आगे लेकर जाएगा, चाहे वो हो, चाहे ये हो, चाहे वो गोद में बच्चा हो, कोई ना कोई तो बात को आगे बढ़ाएगा ना, सिर्फ टिप्पणी करके छोड़ नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। शुक्ला इजाजत दो, आज थोड़ा सा मैं इस मुद्दे पे रहूंगा जरूर। हाँ बिल्कुल, पर्यावरण मेरा भी है, और अब खुले में जब मैं शो करता हूं तो मुझे पता चलता है, दिक्कत आती है। दीदी के कमेंट से बातचीत शुरू करना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन चीफ परिवार तंत्र कर रहे हैं, और आप यानी इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बीजेपी के गुलाम हैं। सब कुछ बिना प्लानिंग के गैर कानूनी, असंवैधानिक है। ये लोग देश को राम नाम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। ये लोग देश को राम नाम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। इसका मतलब सब जानते हैं, सब जब लाश ले जाते हैं तो ये उसका मतलब उधर ले जा रहे हैं। ये लोग पूरे देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम बंगाल में जीते, दीदी कह रही हैं कि अगर हम बंगाल में जीते तो हम दिल्ली पर भी कब्जा कर लेंगे। मैं बीजेपी के वोटरों से कहूंगी कि वो बीजेपी को वोट ना दें। विजय शर्मा जी,
उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, कह रहे हैं गांधी जी की मान्यताओं से बीजेपी ज्यादा गरीब है और वो कांग्रेस को जनता के बीच मेहनत करने की जरूरत है, वो एक बात नसीहत की तरफ भी दे रहे हैं। ये तमाम बातें हैं। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाता हूं और अब बात को शुरू करता हूं। जी जनाब। भैया जी, कोसने के लिए ही सही, विरोधाभास के लिए सही, खूनी ममता की राजनीति जो कर रही है बंगाल में, उनके शब्द, उनके जुबान पे राम तो आया, लेकिन उनके जुबान पे तो हमेशा खैर अल्लाह ही रहता था, तुष्टिकरण ही रहता था। हमें अल्लाह से कोई दिक्कत नहीं, हमें जैसे होनी भी नहीं चाहिए आपको, हमें जैसे क्राइस्ट से कोई दिक्कत नहीं, वाहे गुरु से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने देश में अगर सनातन और राम का बदनामी करोगे, उस पर सवाल खड़ोगे, तो सीना ठोक के विरोध करते नजर आएंगे हम, और कोई संकोच नहीं है इसमें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, करिए कब्जा, वो समझती है बंगाल को पूरा देश, बंगाल से तो इनका कब्जा हटने वाला है और देश की तो ख्वाब देखना छोड़ दे, परिवारवाद की बात कर रही है। अभिषेक बनर्जी रानीगंज से लेके आपका बर्दवान डिस्ट्रिक्ट से लेके कोलकाता डानकुनी तक कोयला का माफियागिरी चलाता है, वो किसका भतीजा है? आप अपने भतीजे को गुंडों के साथ मिलकर ठेकेदारी देते हैं, खनन करवाते हैं, वो मामा कौन सा है जो सलानपुर के अंदर से निकलता है? जवाब दिया ममता जी, आपके सामने वो युवक खड़ा है जिसकी गाड़ी को एक पेशेंट मेरे घर का परिवार जा रहा था, आपके कार्यकर्ता ने रोका क्योंकि मेरे गाड़ी में भाजपा का झंडा था। उस कार्यकर्ता का दर बता रहा हूं न्यूट्रल रूप से। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कितना भी चिल्ला लीजिए ना, ए रुकुम चौल में ना दीदी, ए खाने ये रकम चल में ना, देश की जनता जाग चुकी है, बंगाल की जनता जाग चुकी है, समय आने दीजिए। तुम्हारा जो एक खूनी खेल चल रहा था ना, राइट, टेकिंग योर पॉइंट, नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस के बाद फिर डिबेट खोलता हूं मैं। जी समाजवादी। अमृतकाल चल रहा है, जीतन राम मांझी जी जो बयान दे रहे हैं, अगर ये समय अगर अमृतकाल चल रहा है तो उनको तो जेल में बैठा देना चाहिए था, लेकिन इनके साथ हुआ तो इनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमने बीजेपी का झंडा लगा रखा तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। सोनम वांगचुक को भूल गए क्या? आपके झंडा लगने पर आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आज ऐसे लाखों लोग हैं, अगर पत्रकार भी अगर खुल के बोल दे तो आज जेल में बैठा दिया जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई ये है, इसीलिए सब लोग नहीं, ये सच्चाई है। आप लोग आज जब आपके ऊपर आ रही है, बोले दिए हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, लेकिन इनको दुख, मैं आ रहा हूं, यू कैन रिस्पॉन्ड वेरी वेल, यू कैन रिस्पॉन्ड। समय बदलेगा, अमृतकाल जैसे जैसे हटेगा, देखिए कि किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे भी पूरी फाइलें खोली जाएंगी और फिर आपका झंडा देख के ही जेल में बैठाएगा। राइट, मैं आ रहा हूँ, जनता कुछ बोला। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ पगड़ी। मुझे पगड़ी देना चाहिए। हाँ, अरे पगड़ी ना दीजिए सर, संगठन की पगड़ी है, एंटी करप्शन में हम काम करते हैं। एंटी करप्शन में काम करते हैं सर। अच्छा, उसकी मैगजीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा दे दीजिए लाई सर, मैं पहले। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे रखते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जी जनाब अली। जी भैया जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया सर। पत्रकार को जेल में डाल के रख देते हैं। आपने अपने ही शो में कितनी बार कहा है मेरे डिबेट में शालीनता से खड़ा रहो, कितने लोगों को, तो वरना मैं बाहर कर दूंगा या निकल जाओगे। तो आपको आज तक कोई जेल में डाला है क्या? अरे साहब, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब हमें कोई गलती दिखाएगा, गलती सुधारने का काम करेंगे। आपके तरह आपातकाल लगा के एक युवक का जीवन को कलंकित करने का काम नहीं करेंगे। जो आप लोगों ने पूरा का पूरा मीडिया हाउस को जला के बंद कर दिया था 1975 से लेकर 77 का कार्यकाल याद कर लीजिए। देश में आज तक ऐसे हिटलर शाही सरकार नहीं जन्म ली जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जन्म ली थी। और ये सीना ठोक के कहता हूं, माइक लगा लेते क्या जनाब साहब आपकी? यार हिम्मत नहीं थी आपकी, क्या बात करते हो? इधर ऋषभ तिवारी को धक्का भी दे दो। ये गजब का फुटबॉल का गेम है, वो वाला कहता है इधर और वो वाला कहता है इधर। ठीक है, बढ़िया है। कहां जा रही थी आप? कहां जा रही हैं? रेलवे स्टेशन, या आ रही हैं या जा रही हैं? जा रही, तय कर लीजिए आना है या जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। समाजवादी पार्टी आइए, फिर मैं बात करता हूं। जी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना तू पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट, क्योंकि अब जनता गई है रूठ। मैं बताना चाहता हूं कि अभी बता रहे थे, हमारे मित्र बता रहे थे कि यहाँ वहां खूनी खेल और बंगाल और ये सब बता रहे, क्यों नहीं बताते हो कि आज दवाओं में भी नशे के रूप में जहर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन माफिया आज सक्रिय हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उनके घर पर बुलडोजर
उनका अमित सिंह है, टाटा अमित सिंह है, टाटा है, तमाम ऐसे लोग हैं, धनंजय सिंह हैं, जिनके संबंध उन कोडिन माफियाओं से है। ले रहा, मैं आ रहा बेटा, आ रहा। मैंने नाम लिया नहीं तो अब डरा, देखो तुम बिल्कुल डरा मत करो, बिल्कुल भी। जब तुम नाम लेते हो तो रुको। हाँ जी, हाँ बोलो, क्या हुआ? धनंजय सिंह का नाम लिया है, मानहानि का दावा ठोकवा देते हैं कल इन पे, देखिए। अरे बेटा हाँ, कोई बात नहीं तो कोई बोल रहे पॉलिटिकल पार्टी के हैं ये लोग। हाँ जी, हम डरते नहीं हैं हाँ। ऐसे मानहानि के दावों से, हाँ। जिससे उत्तर प्रदेश की छवि बिगड़ती हो, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे दवा पी करके आज जो है मौत के शिकार होते हो। और ये कहने से मुझे डर नहीं लगता, ऐसे तमाम मानहानि। उसमें नाम तो समाजवादी पार्टी के लोगों का बताया जा रहा है। बिल्कुल सुनिए, उन्होंने कहा है, इन्होंने एक फोटो दिखाया कि ये देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उस कोडिन माफिया का फोटो, यही ना? तो नीरव मोदी का फोटो जिसके साथ है, विजय माल्या का फोटो जिसके साथ है, घोषित कीजिए वो देश को बेचने वाले लोग हैं। क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है जिनके साथ उस जहाज के अंदर नीरव मोदी का फोटो? भागे हुए घूम रहे हैं। तो भगाया किसने? इन्होंने अभी एक शायरी टाइप का बोला, तो मैं बोलता, ओ मेरे प्यारे बिन्नू, ओ मेरे भोले बिन्नू, उछल उछल के जो समाजवाद, यहाँ आप कहते जरा सच्चाई सुन लो, जरा धैर्य से सुन लो। तो भैया सुनिए, ये करे जनता हो गई है भाजपा से रूठ। अरे इनको पता नहीं है इनके पार्टी में है फूट, और इसीलिए जनता को गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करती है सूट, और उनको चाहिए कमल का फूल। और ये तय है साहब, चाहे 27 हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, भाजपा जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आपको विपक्ष की भूमिका मिली है, उठाइए सकारात्मक पहल, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। जहां राजहित की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, प्रथम नीतियों को छोड़कर समाजवादी नीतियों पे चलेंगे, लेकिन आपको सकारात्मक राजनीति करनी होगी। राइट जी, मैं आ रहा हूं, बराबर मैंने दिया टाइम जी। मैं बहुत निंदा करती हूं ममता जी के इस बयान पर। हाँ जी, कि बीजेपी शासन में आकर पूरे देश का राम नाम सत्य करना चाहती है। जी आराम से, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई। हाँ जी, ये उन राम का अपमान है जो इस देश के आधार है, इस देश के कण कण में वास करते हैं। बेटा चले जाओ, अगर बहुत जरूरी बात करनी है तो कराओ ना, यहीं से थोड़ी ना होगी, करा के आओ, जाओ। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब मुर्शिदाबाद में घर जलाए जाते हैं। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब एक हमारी गायिका जागो माँ का गाना अगर वहां पे मंच पे गाती है तो उसका शोषण होता है, उसका बहिष्कार होता है। ये ममता जी की ममता तब क्यों नहीं जागती जब एक राम नाम बोलने वाला हिंदू दीपू दास निर्ममता से जलाया जाता है। आज कोई बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तब ममता जी की ममता नहीं जागती, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, जो वहां के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है इनकी। वो लोग देश का अधिकार, वेस्ट बंगाल के बंगालियों का अधिकार जो खा रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है। ये पूरा एंटी गठबंधन। मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए प्रतीक जी, उस हिंदू युवक को जिसको बांग्लादेश में जलाया गया। जय फिलिस्तीन के नारे तो लगाए गए, गाजा के लिए तो बहुत लंबे यात्रा निकाली गई। अरे आपने तो वोट चोरी की भी यात्रा निकाल दी। उसके बाद एक यात्रा राहुल गांधी जी से उन हिंदुओं के प्रति आतंक के लिए निकाली गई जो बांग्लादेश में हिंदू जलाए जा रहे हैं। पहले तो मैडम को जानकारी नहीं है, ये ट्वीट है प्रियंका जी का, तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डिबेट में आया करिए, क्योंकि जानकारी जरूरी है। अब अधूरी जानकारी में तो आप कुछ भी बोल के चली जाएंगी। बोलने के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, आपको सच्चाई जाननी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेस के सभी नेता सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी भूल गई हैं जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं। बंगाल चल रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल की यात्रा कर रहे हैं। इनकी बखिया आप लोग जिस प्रकार भगवान राम का अपमान हमारे आधार आ गया जी। क्या हुआ सर? भाई जी, मैं हूं मेरठ से, यूपी से, जो अभी कह रहे कि ये दवाओं में नशीला पदार्थ जनता को पिला रहे हैं, यूपी की जनता लूट गई है। इनसे ये पूछो कि रात के 6 बजे के बाद लूट किसकी हो रही थी? किनसे पूछे? किनसे? इनसे। ये समाजवादी इनसे। अरे सर, मेरी कलाई बहुत कमजोर है। गन्ने घेर के निकलते थे हम लोग, हम किसान परिवार से हैं। हाँ जी, रास्ते में लूट लिया जाता था। कहाँ सो रहे थे ये समाजवादी? कहाँ सो रही थी? शिक्षा का मैं शिकार हूँ, नकलबाजी
मेरिट लिस्ट से पहले ही इनके जो वो थे क्या नाम उनके, मुलायम सिंह जी के भाई थे, पहले लिस्ट चिपका देते थे, शिवपाल यादव। मेहनत करते करते गोड्डे टूट जाते थे हमारे, गोटे मतलब पैर। हाँ हाँ लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते थे क्योंकि हाँ। उपाध्याय जी का भी स्वागत है। सही कहा इन्होंने, इसीलिए यूपी की जनता ने अब की बार समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी। आएगी नहीं, खूब घोड़े दौड़ा लो तुम, जनता जागी हुई है, आएगी नहीं। राम नाम सत्य तुमने किसी का नहीं कहा, इसे बनाओ कि राम नाम की लूट वाला बता रहे थे ना, राम के नाम पे अब जनता जागी है, अब तुम्हें पता लग गया। ये नहीं, हाँ अच्छा, अभी हमें टाइम बताओगे तुम? हमारी बहन भी कह रही थी धर्म और जात की, अभी जो कोडीन का जो ये नहीं कह रही थी वो। रुको 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 रुको, ये वो नहीं कह रही थी। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बताओ? क्या 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 कह रही थी? क्या कान तुम्हारे नहीं खुले थे? कान वहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ यहाँ 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 यहाँ। तुमने क्या पूछा था? क्या पूछा था ये बताओ? मैंने ये कहा था कि जो देश को राम नाम सत्य की बात कर रही हैं, वो राम का जाप लेने वालों के नरसंहार के लिए निर्मम हुई पड़ी हैं। बांग्लादेश में सवाल पूछा था, यहाँ आओ। इसीलिए मैंने बांग्लादेश में पूछा, बिल्कुल पूछा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर मौर्य होता, दुबे होता, कुशवाहा होता, मौलवी होता, तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देते। आज मुख्यमंत्री कैसे हो जाती है, लोग आज कोडिन माफिया के रूप में फंसे, बुलडोजर में चाबी गायब हो गई, तेल खत्म हो गया। कहाँ है बुलडोजर आपका? कहाँ है बुलडोजर? मुख्यमंत्री का बुलडोजर कहाँ है? इस तरह का न्याय, एक मिनट, इस तरह का न्याय नहीं चलेगा। तुम्हारा डीजल खत्म हुआ? यहाँ नहीं, डीजल नहीं खत्म हुआ। इधर आओ, यहाँ ये कोई नहीं खत्म कर पाएगा। चलो चलो, ये रहो। बुलडोजर, अरे चलो तुम्हें बुलडोजर बताइए, आप बताइए। आप खड़े रहिए, बता रहे हैं। बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर तो चल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला, AK चौधरी करके एक इनके समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो पोल्यूशन हो रहा है, हिंदुओं की जो चिताएं जलती है शमशान घाट पर, उससे पोल्यूशन हो रहा है। और किसी पर बोल करके दिखाएंगे, इन्हीं के नेता जो राम की बात करता है, इन्हीं के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा सनातन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक झंडा लगा दो और पत्थर रख दो तो वो उसे मंदिर मान लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर ये दम नहीं था कि 4 ईंट जोड़ करके एक हरा चादर लगा दो तो बाजार बन जाता है। अखिलेश यादव के अंदर दम है तो बोल करके दिखाए। ये हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, हमें ये सब नहीं बोलना है। हमें बोलना है रिवर फ्रंट कैसे बनेगा, हमें बोलना है लोहिया अस्पताल कैसे बनेगा, हमें बोलना है आगरा एक्सप्रेस वे कैसे बनेगा, हमें बोलना है इन बेरोजगार युवाओं के घरों का हाल कैसे बनेगा, ये बोलना है। उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है। इस तरह से बार बार इस तरह की बातों में समाजवादी एक मिनट एक बहुत कान खोल के एक बात सुना, दूसरे की पिच पे अब खेलने ना जाना दोबारा। दूसरे की पिच पे दूसरे प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को कल्याण, साल भर भगा दूंगा तुम्हें। मतलब पहला सबक, दूसरे की पिच पे मत खेलो। और दूसरी बात ये, इन जो मुद्दे उठाए वो महत्वपूर्ण, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुद्दा तुमसे छूट गया था, वो भी याद दिला दे, वो PDA का था, वो भी उठाते रहा करो बीच बीच में। हाँ जी, ला प्लीज कम या जी, जनाबे अली। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, प्रतीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि नया सूरज निकाला जा रहा है और चिरागों में तेल डाला जा रहा है, और न हार अपनी न जीत अपनी होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। SIR के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को डिफेंड करती है। हाँ जी। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करता है, तो ये तो पता चल रहा है कि गठबंधन। नहीं, ये दूसरी वाली लाइन नहीं ठीक है। नहीं, बिल्कुल है। मैं उसका उदाहरण दे दूं। अभी देखिए, आज तक जनसंख्या के आंकड़े जनता बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक करे, और दलील ये देते हैं कि हमने कोविड आ गया था
इसीलिए जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक नहीं करे। वो 27 में करेंगे, जाति जनगणना भी करेंगे और जो है हम जो है सार्वजनिक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो SIR करा दी जा रही है। जब यही नहीं पता है कि इस देश में कितने अभी युवक हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने जो हैं आप बुजुर्ग बचे हैं, और उससे पहले SIR हो रही है और नाम काटा जा रहा है। वो इसलिए काटा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 240 पर आ गई, और अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो इनको 170 के भी लाले थे। और उससे पहले ये SIR करा करके जो इनके पक्ष में वोट देने आते हैं उनके लिए माहौल बना लेंगे, और जो इनके विरोध में लोग हैं उनके सारों के नाम जो है ये काटेंगे, और उसके बाद परिसीमन करके, रुक जाइए, उसके बाद परिसीमन करके ये अपने प्रति माहौल बनाएंगे। तब के अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, और उससे पहले जल्दबाजी में लेकर के आ रहे हैं। क्या वेट और इंतजार नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का? सम्मान छोड़िए, प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंदर 3 लोग होते थे, नेता विपक्ष, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कब से होते थे? ये पूरी बात बताइएगा। जब से भी होते थे। नहीं, जब से नहीं होते थे। झूठ की परछाई नहीं होती है। अच्छा चलिए ठीक। कब से एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए कब से? नहीं बताइए कब से हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको, देखिए, मैं यहाँ डिबेट है, भाषण नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हाँ हूं, जी। सेकंड दे दीजिए। हाँ, अगर आपको पुरानी प्रोसेस के ऊपर विश्वास नहीं था, आपने चेंज करी, मुख्य चुनाव आयोग आपने चयन करा, चुना, आपको सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज पे तो यकीन था ना, आप तो कहते हैं ना, तो आपने प्रक्रिया से क्यों बाहर रख दिया उनको? क्या कहा? नहीं, देखिए, गलत, झूठ, फिर झूठ बोला। एक बार रोहिंग्या का भी एक आंकड़ा दे दो, रोहिंग्या जितने फंसे पड़े हैं। एक मिनट रुको भाई रुको। सबसे पहली SIR कब हुई थी आप बता दीजिए? अब यंग में नहीं, 1951 51 में। राइट सर, यू आर वेरी मच राइट। 11 हो चुके। नहीं, देखिए सर, देखिए जनाब, नहीं सुनिए, एक मिनट, देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखिए, फैक्ट्स। आ रहा हूं सर, आप जीते। राइट, कोई बात नहीं, वो फैक्ट्स एंड फिगर ठीक किया जाता, कोई बात नहीं सर, आपने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर ठीक रखने चाहिए। जो आपने कहा, उन्होंने क्या कहा था कि ये अंतरिम व्यवस्था है, इसको बाद लोकसभा ही कानून बनाए और बनानी चाहिए, ये बात कही थी, तो कानून बनाया उन्होंने, ठीक कहा। उससे पहले 72 साल तक जो प्रधानमंत्री को कहता था वो रिकमेंड कर देते थे राष्ट्रपति, और वही बनता था मुख्य चुनाव आयुक्त। राइट, यही था ना? तो इतने साल तक देश में व्यवस्था, तो आप तो 33% पे हैं आप। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव की जहां तक बात आ रही है, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आपने जिस फंडामेंटल चीज पे सवाल उठाया, मैंने उसी फंडामेंटल सवाल करे। ये तो 70 साल के किए ऊपर भी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में 70 साल में। आप तो सही करते, आपको इस देश के अंदर न्यायपालिकाओं पर भी यकीन नहीं है, उनके न्यायाधीशों पे यकीन नहीं है। मैं इनको दे देता हूं, उसके बाद में आता हूं, डिबेट विल बी ओपन ना। प्रतीक जी, किसी भी मंच का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए भ्रम फैलाने के लिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस शो का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसका बिल्कुल सीधे तरीके से उसे नकार देना। नहीं, बिल्कुल, मुझे भी करेक्ट किया जा सकता। बिल्कुल जी। इनने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से बाहर किया गया। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये झूठ है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव पास किया था जिसमें कहा था कि जब तक नया कानून पार्लियामेंट ना बना दे तब तक ये अंतरिम व्यवस्था रहेगी। आप बोला उन्होंने। बिल्कुल। अब यह उसका विमर्श, उसका नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे कि पहले होता था, अब सुनने वालों को पता ही नहीं कब से होता था। उसको लगता कि पहले शायद 4 लोग होते थे, 5 लोग होते थे, या 6 लोग होते थे। इस झूठ से बचे, आप इन्हें पहचानिए, ये क्या कह रहे हैं और ये कौन है जो ये बात कह रहे हैं। अब बात जब SIR की हो रही है, तब SIR, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है, उसको डिफेंड मैं भी कर रहा हूं एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो हमारे इलेक्शन कमीशन को संस्थाओं का प्रत्यय विश्वास लोगों का नहीं उठा सकते। यह पाप है, यह अपराध तो है ही, साथ साथ यह पाप भी है। राइट, हाँ जी। पहली बार हिंदुस्तान की तारीख के अंदर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 चुने हुए जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं सबको ठीक नहीं चल रहा है। किसने सवाल उठाए उस वक्त? यही उठाए थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में सबको ठीक नहीं चल रहा है। कौन थे वो लोग?
कौन थे वो लोग बताए ना। अगर विपक्ष सवाल उठाता तो बड़ी तकलीफ होती। और कितने ऐसे लोग हैं पुराने, अगर फॉर्मर आप देखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो क्या सवाल नहीं खड़े करते? मैं आप बिल्कुल आप इसका तकनीकी जवाब दीजिएगा। मैं इसका, क्योंकि इनके पास फोन आ गया, किसी ने फोन के मार्फत ये बात सवाल इनसे कहा कि पूछा जाए। अरे हुजूर आली, मेरे पास 2 आंखें नहीं है, 6 आंखें। तो मैं इसका पॉलिटिकल जवाब दे देता हूं। मैं इसका पॉलिटिकल जवाब, नहीं 4, और वो पहल, अरे वो मेरी बहन भी है, वो मेरी बहन भी है। और वो अच्छा है, ये पहली बार हुआ था कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आ जाएं। तो सवाल तो ये सही है, लेकिन पहली बार ही हो रहा है कि बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता में आ रही है। तो सवाल तो तुमसे भी पूछा जा सकता है। सवाल तो तुम्हें भी, दिक्कत तो विपक्ष के सामने है कि कैसे सरवाइव करें। तो झूठ का नैरेटिव भी बनाया जा सकता है, सवाल तो तुमसे भी कहा जा सकता है। जी, नाउ तो गिव द टेक्निक। इतने पैसे नहीं जितने भारतीय जनता पार्टी। ठीक, मुझे मालूम है जनता का विश्वास जीतने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूं बार बार, अरे पैसे की क्या जरूरत है? विपक्ष पार्टियों के पास पैसे की कमी नहीं है। नहीं, कम है। प्लीज कम फॉरवर्ड। प्रतीक जी, जब ये कहते हैं कि 4 जजों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मैं इन्हें बता दूं, हमारे संविधान की खूबसूरती यही है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आजादी है। और जब यह बात उनने कही तो उनमें से ही एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। तो इनको समझना चाहिए कि हमारी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। संविधान पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, मुंह की खाते रहेंगे बार बार। तीसरी बार खा चुके, चौथी बार। राइट जी, आगे। भैया जी, ऐसा है, ईद में पुलाव खाना अलग बात है और ईद में ख्याली पुलाव बनाना अलग बात है। जवाब भाई वही ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अभी सिक्के की बात कर रहे हैं, अभी सिक्के की बात कर रहे थे। 16 मूवी ज्यादा देख लिए कि सिक्के में ना दोनों तरफ चिट भी मेरा पट भी मेरा। जीत गए तो जनता ने जिताया, हार गए इलेक्शन कमीशन बिका हुआ। जीत गए तो भैया जनता प्यार करती है, हार गए तो संविधान बिका हुआ। जीत गए तो हमने मेहनत की है, हार गए तो इलेक्शन कमीशन खरीद लिया गया भाजपा के द्वारा। तो भैया ये वही सिक्का उछालते रहते हैं कि चिट भी में। जनता बोलती है तुम हो खोटे सिक्के, क्योंकि जनता को पता है कि असल रुपया कौन है जो खटाखट देश के विकास के लिए काम कर रहा है। और मैं बता रहा हूं, कांग्रेस अभी तुरंत आएगी किसी और मुद्दे पे। पहले बता देता हूं, बंगाल में जो हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ आप खड़ी हैं या नहीं, उस पर क्लियर कीजिए। अगर आप बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के साथ खड़ी हैं, तो अभी बोलिए कि ममता बनर्जी आप इस्तीफा दो, आप हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हो। देखिए, ये मुझे लगता है वोट चोरी करके सरकार में आ गए। अब आप त्योहार जी को वोट चोरी करके बहुत बधाई। एक चीज तो है, ममता बनर्जी हिंदुओं का नरसंहार कर रही है, ये लाइन आप बोल गए ज्यादा। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मनरेगा मजदूरों का अधिकार छीन लेंगे, काम का अधिकार छीन लेंगे और भोजन का अधिकार, तमाम वो अधिकार छीन लेंगे? ये अधिकार किसी ने नहीं दिया आपको, ना जनता ने दिया है इनको कोई अधिकार। निकालो, मैं आया। हाँ जी, क्या हुआ चाचा? ऐसा है, एक मिनट, कहा ऐसा क्या है? वो कहाँ से आए? मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से? हाँ। क्या नाम हो गया? मेरा रामजी गुप्त धीरज। रामजी गुप्त धीरज? अरे चाचा, धीरज नाम है तो धीरज रखा करो ना। अच्छा रुकिए, कहाँ से? बनारस से? जी हाँ। तो कैसे आना हुआ इधर? ये आया हूँ, मैं आया था अपने बच्चे के यहाँ। बच्चा कैसा है? वो इंजीनियर है, वो उधर है। अरे अच्छा, ठीक है। मैं अच्छा देखिए, मैं तो सीधे मैं आता हूँ बात पर। पहला काम, वोट चोरी कहने वाले खुद चोर हैं और उन्होंने चोरी कराया है, इसलिए बार बार कहते हैं। नंबर 2 बात, एक भाई ने उठाया उसको जो है कि जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो बेवकूफ और जाहिल लोग हैं जो स्वतंत्र संस्था को जो मतलब कि चोर कहते हैं और सरकार से जोड़ते हैं, जब उनको पता नहीं। मैं इलेक्शन कराते हुए पीठासीन अधिकारी कई बार आ चुका हूं, मैं जानता हूं चोर कैसे, जो बैलेट पेपर होता उसमें चोरी होता था। और ये भी कहिए तो मैं खोल करके बता दूंगा। अरे दादा, खोल के ना बताना, अगर खोल के बता दिया कई लोग नंगे हो जाएंगे ना। दादा, खोल के ना बताना। देख माफिया वाले के मैं उनको समाजवादी ये नहीं जानते समाजवाद क्या होता है। आज इसका अर्थ बतला दो। मैं मुलायम सिंह से प्रश्न किया था, समाजवाद तुम है ही नहीं हो। मैंने कहा था, मेरा नाम पूछ लेना, रामजी गुप्ता।
राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट से आए। राजस्थान तो बड़ी चर्चा में है इस समय। हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम है नितेश चौधरी एंड नितेश चौधरी, कहाँ से आए हो? सर मैं वैसे तो बिहार से हूँ, अभी दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो। बिहार में कहाँ से हो? बिहार में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा से। हाँ जी, बोलो भाई। मेरा कहना यह है कि देखिए सब लोग यहाँ पर है ना, सब लोग एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोई राइटिस्ट है कोई लेफ्टिस्ट है। हाँ। पर सबसे पहले हमें एक इंडियन बनना पड़ेगा। हमारे अरावली पेड़ काटे जा रहे हैं, आपको बताया अरावली जो माउंटेन है वो काटा रहे हैं, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। हमारे पर्यावरण आप देख सकते हो, AQI देख सकते हो आप, ठीक है। AQI इस हिसाब पे पहुंच चुका है 400 बार। आप लोग कहते थे 400 बार वोट तो नहीं हुए, आपकी सीटें नहीं हुई, लेकिन 400 बार AQI हो चुका है आज दिल्ली में, आप लोग देख सकते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी लोग हैं भाई, राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, पहले हमारे देश के बारे में सोचो। राइट, ठीक है भाई। हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए। मेरा एक छोटा सा सजेशन है भाई रुको भाई। हाँ, मेरा छोटा सा सजेशन है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से सबके वोटर आधार कार्ड 1 नंबर होता है, उसी तरह का 1 नंबर इलेक्शन कार्ड को दिया जाए, ताकि एक की वोट यहाँ पर है तो दूसरी वोट बनवा ना पाए। एक बात। दूसरी बात, दीदी कहती है कि अगर मैं बंगाल में आई तो मैं दिल्ली में कुछ करूंगी, तो बंगाल से भी दिल्ली को कब्जा कर लूंगी। दिल्ली में कब्जा कर लूंगी बंगाल। इसका मतलब ये है कि अगर लगा दिया, इसका मतलब है कि उनको पूरा विश्वास है कि वो बंगाल में नहीं आने वाली है अपने कार्यों की वजह से। हाँ बोलो। सर, कानून और कलेजियम कब हमारे ऊपर ये अत्याचार से बचाएंगे? कब तक मैं समथिंग इन द बेटर, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो दया याचिका, 11 लाख इनाम सुप्रीम कोर्ट के चरणों में डालने वाला हूँ, रिक्शा चालक हूँ। कब तक ये टेंशन से मोदी जी हमें बचाएंगे? राइट, इधर किसी का सवाल था नहीं। अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।